ऑन पॉइंट भारत के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इतिहास के झरोखे में आज की यात्रा में हम आपको लिए चलते हैं बिहार के पटना के समीप राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की सैर पर। श्रोताओं, अध्ययन, साहित्य, खगोल विज्ञान और चिकित्सा का केंद्र, जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं से 12वीं शताब्दी में प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे प्रतिष्ठित आवासीय केंद्र रहा है, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईस्वी के बीच जिसका शासन था ने बिहार में की थी। ये बौद्ध अध्ययन, साहित्य, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के लिए विश्व प्रसिद्ध केंद्र रहा है, जहां चीन, कोरिया और मध्य एशिया से छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे पूर्णतया नष्ट कर दिया। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र माना जाता है। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य देशों के छात्र भी पढ़ने के लिए आया करते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से लगभग 86 किलोमीटर दक्षिण पूर्व राजगीर में स्थित उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा हमें करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आए चीनी यात्री ह्युनसांग और इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक नियुक्त थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख इतिहास की अगर हम बात करें तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कुमार गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम 450 से 470 ईस्वी तक जिसने शासन किया था को जाता है। इस विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला करता था। हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने भी इसे अपना सहयोग दिया। शिक्षा केंद्र की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं कि यहाँ पर लगभग 10,000 छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक नियुक्त थे। चीनी यात्री ह्युनसांग ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। ये विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विकसित स्थिति में अगर इसकी हम बात करें तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 और अध्यापकों की संख्या 2,000 के करीब थी। 7वीं शती में यानी 7वीं शताब्दी में जब ह्युनसांग यहाँ पर आया था, भारत की यात्रा पर था, उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1510 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में है। इस बात का विवरण उसने अपनी पुस्तक में दिया है। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इसके पुस्तकालय की अगर हम बात करें तो नालंदा का पुस्तकालय 9 मंजिला, जिसमें कि रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रंजक भाग थे, जिसमें हजारों दुर्लभ पुस्तकें थी। नालंदा में सहस्रों विद्यार्थी और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल यानी कि 9 मंजिलों का निर्माण किया गया था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें हुआ करती थी। ये रत्न रंजक, रत्नोदधि, रत्न सागर नामक 3 विशाल भवनों में स्थित था। रत्नोदधि की अगर हम बात करें तो इस पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहित हुआ करती थी। इनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियां चीनी यात्री अपने साथ ले गए थे। परिसर की अगर हम बात करें तो अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में इसका परिसर बना हुआ था। यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था।
उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर हुआ करते थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे इसमें हुआ करते थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठों के होने की संभावना जताई गई है। मठ एक से अधिक मंजिल के हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष और अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बागीचे और झीलें बनी हुई थी। इसके प्रबंधन की अगर हम बात करें तो समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंधन कुलपति या प्रमुख आचार्य किया करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित हुआ करते थे। कुलपति 2 परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से अपना प्रबंधन करते थे। प्रथम समिति शिक्षा और पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी और द्वितीय यानी कि दूसरी समिति की अगर हम बात करें तो ये समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन की देखभाल किया करती थी। विश्वविद्यालय को दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त उपज और आय की देखरेख यही समिति किया करती थी। इसी से सहस्रों विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े और आवास का प्रबंधन होता था। आचार्यों की अगर हम बात करें तो इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। प्रवेश के नियमों की अगर हम बात करें तो प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश इस विश्वविद्यालय में पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता था। अध्ययन और अध्यापन पद्धति की अगर हम बात करें तो इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा दिया करते थे। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की व्याख्या भी यहाँ पर होती थी। शास्त्रार्थ होता था। दिन के हर पहर में अध्ययन और शंका समाधान चलता रहता था। अध्ययन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग और धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन किया जाता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र भी यहाँ पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने के विद्वान या विज्ञान का भी अध्ययन यहाँ पर होता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग बनाया गया था। अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रावास की तो यहाँ छात्रों के रहने के लिए 300 अलग से कमरे यानी कि कक्ष बने हुए थे, जिनमें अकेले या एक से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था की जाती थी। 1 या 2 भिक्षु छात्र एक कमरे में रहा करते थे। कमरे छात्रों को प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रिमता के आधार पर अलॉट होते थे यानी दिए जाते थे। इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। छात्र संघों की अगर हम बात करें तो यहाँ छात्रों का अपना संघ बनाया गया था। वे स्वयं इसकी व्यवस्था और चुनाव करते थे। ये संघ छात्र से संबंधित विभिन्न मामलों जैसे कि छात्रावासों का प्रबंध करना आदि करता था। आर्थिक आधार छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क होते थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले हुए थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उनका खर्च चला करता था। अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के पतन की यानी कि किस तरह से ये खत्म हुआ था, तो 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे आग लगा दी थी, जिससे कई महीनों तक यहाँ की लाइब्रेरी जलती रही थी।
कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने 1193 या 12वीं ईस्वी के आसपास में नालंदा विश्वविद्यालय को इसलिए जलाया क्योंकि वो भारत में बौद्ध धर्म और भारतीय ज्ञान विज्ञान की जड़ों को नष्ट कर इस्लाम का प्रचार करना चाहता था। ये एक सोची समझी कट्टरपंथी कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं को खत्म करना और ज्ञान के इस केंद्र को मिटाना था, जिससे पुस्तकालय में महीनों तक आग जलती रही थी। नालंदा को जलाने के प्रमुख कारणों की अगर हम बात करें तो खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अफगान जनरल था जो बौद्ध धर्म की शिक्षा और प्रभाव से नफरत किया करता था और इसे जड़ से उखाड़ना चाहता था। उस समय नालंदा में ये कहा जाता है कि नालंदा में 90 लाख से अधिक पांडुलिपियां और किताबें हुआ करती थी जिन्हें खिलजी ने बर्बरता पूर्वक आग के हवाले कर दिया था। उसने नालंदा में रहने वाले हजारों बौद्ध भिक्षुओं और शिक्षकों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। कुछ विवरणों में ये भी कहा जाता है कि खिलजी एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जब हकीम उसे ठीक नहीं कर पाए तो उसने नालंदा के आयुर्वेद विभाग के आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाया। ठीक होने के बाद खिलजी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि भारतीय ज्ञानी उसके हकीमों से ज्यादा जानकार कैसे हो सकते हैं, जिसके बाद उसने बदले की भावना से विश्वविद्यालय को जलाने का आदेश दे दिया। इस विनाशकारी घटना से भारतीय ज्ञान और शिक्षा के एक सुनहरे युग का अंत हो गया और ये मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध माना जाता है। ऐतिहासिक उल्लेख प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सांस्कृतिक और दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने अपने यात्रा वृतांत और संस्मरणों में नालंदा के विषय में काफी कुछ लिखा है। ह्वेनसांग ने लिखा है कि सहस्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान यहाँ पर किया करते थे। इत्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। प्राचीन अवशेषों का परिसर भी इसे माना जाता है। इस विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर क्षेत्र में मिले हैं। खुदाई में मिली सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। ये परिसर दक्षिण से उत्तर की ओर बना हुआ है। मठ या विहार इस परिसर के पूर्व दिशा में व चैत्य यानी कि मंदिर पश्चिम दिशा में बने थे। इस परिसर की सबसे मुख्य इमारत विहार थी। आज भी यहाँ 2 मंजिला इमारत शेष है। यह इमारत परिसर के मुख्य आंगन के समीप बनी हुई है। संभवतः यहाँ ही शिक्षक अपने छात्रों को संबोधित किया करते थे। इस विहार में एक छोटा सा प्रार्थनालय भी अभी सुरक्षित अवस्था में बचा हुआ है। इस प्रार्थनालय में भगवान बुद्ध की भग्न प्रतिमा यानी कि टूटी हुई प्रतिमा बनी है। यहाँ स्थित मंदिर नंबर 3 जिसकी हम बात करते हैं, इस परिसर का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर से समूचे क्षेत्र का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। ये मंदिर कई छोटे बड़े स्तूपों से घिरा हुआ है। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई है। पुनर्जीवन प्रयास की अगर हम बात करें तो नालंदा शिक्षा और ज्ञान विज्ञान का प्राचीनतम केंद्र रहा है और कभी महान विश्वविद्यालय रहे इस विख्यात नालंदा के पुरावशेषों को यूनेस्को विश्व धरोहर बनाया जा सकता है। इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यूनेस्को को अपनी सिफारिश भेज दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा पुरावशेष प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और पुरावशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित स्थल इसे घोषित किया है। इस स्थान की मूल सामग्रियों से ही इसकी मरम्मत कराई गई है। ये पूरा प्रयास किया गया है कि मूल रूप न बदले। यूनेस्को के अधिकारियों के अनुसार नालंदा स्थित मंदिर संख्या 3 का निर्माण पंचरत्न स्थापत्य कला से किया गया है। ये दक्षिण पूर्व एशिया के कई स्थलों के अलावा कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर से मेल खाता है। इसके अलावा नालंदा और तक्षशिला में भी काफी समानताएं मानी जाती है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अतुल्य भारत अभियान के साथ मिलकर आयोजित एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के तहत कोणार्क सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो, लाल किला, दिल्ली, जैसलमेर, दुर्ग, नालंदा विश्वविद्यालय और धौलावीरा जैसे स्थलों को भारत के 7 आश्चर्य के रूप में चुना गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। इसके पुनर्जीवन
प्रयास में सिंगापुर, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने भी अपना सहयोग दिया है। 2014 में नालंदा बिहार राजगीर के पास एक नए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसे फिर से स्थापित कर दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार 800 वर्षों के बाद बिहार के राजगीर में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को किया था। 450 एकड़ में फैला ये नया कैंपस नेट जीरो यानी कि सस्टेनेबल है, जो भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ता है और 17 से अधिक देशों के सहयोग से बना हुआ है। प्राचीन नालंदा, जो 5वीं शताब्दी में स्थापित दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, उसे जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1193 में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे पुनर्जीवित करने का विचार दिया था, जिसे 2007 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में अपना पूरा समर्थन मिला था। नया परिसर राजगीर के पिलखी गांव में 2017 में निर्माण शुरू हुआ और 2022 से ये पूर्ण रूप से काम कर रहा है, जिसे 2024 में आधिकारिक तौर पर उद्घाटित कर दिया गया है। ये एक ग्रीन और टिकाऊ कैंपस है जो इको फ्रेंडली और कार्बन न्यूट्रल है। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक शिक्षा के साथ मिलाकर भारत को एक वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये स्थान आज वर्तमान में एक प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी बन चुका है। आज की यात्रा में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए आप जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।